हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल होल स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखा जाएगा भारतीय शिक्षा का विकास से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को, स्टैनली के आज्ञा पत्र को, हंटर आयोग को और शिमला सम्मेलन को। जी हाँ दोस्तों, इन तीन टॉपिकों को आज की इस वीडियो के अंतर्गत देखा जाएगा वन लाइनर फैक्ट में। जी हाँ दोस्तों, वन लाइनर फैक्ट में देखा जाएगा और उससे रिलेटेड कुछ डिटेल भी आपको इस वीडियो के माध्यम से दिया जाएगा। ठीक है, हैंड रिटेन नोट्स है दोस्तों, मेरे द्वारा बनाया गया नोट्स है जो कि इम्पोर्टेंट है। तो आइए देखते हैं क्या है। और जैसा कि मैं डेली कहता हूँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे जो लोग चैनल पर नए होंगे, और बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि वीडियो की नोटिफिकेशन आपको प्रॉपरली मिलती रहे। और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों, दोस्तों के साथ शेयर भी कर लीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो आइए देखते हैं क्या है टॉपिक आज का। देखिए, इस टॉपिक के अंतर्गत देखा जाएगा स्टैनली आज्ञा पत्र, हंटर आयोग और शिमला सम्मेलन, इन्हीं पर आज चर्चा होगी। तो आइए देखते हैं पहला फैक्ट आपके सामने क्या है। देखिए दोस्तों, फर्स्ट फैक्ट है, लॉर्ड स्टैनली ने भारतीय शिक्षा के संबंध में ब्रिटिश नीति की आधिकारिक घोषणा कब की। तो देखिए दोस्तों, यह आधिकारिक घोषणा हुई थी सन 1859 में स्टैनली का आज्ञा पत्र से संबंधित। जी हाँ दोस्तों, जो लॉर्ड स्टैनली का जो आज्ञा पत्र है वह आया था सन 1859 ईस्वी में। और वह किससे संबंधित था? तो भारतीय शिक्षा के संबंध में ब्रिटिश नीति की आधिकारिक घोषणा से संबंधित था। ठीक है, तो आइए सेकंड पॉइंट देखते हैं। लॉर्ड स्टैनली ने अपने घोषणा पत्र में किसका समर्थन किया था? तो जो लॉर्ड स्टैनली का घोषणा पत्र था, तो वह समर्थन किया था वुड के घोषणा पत्र की नीतियों का। किसका समर्थन किया था? वुड की घोषणा पत्र की नीतियों का। देखिए दोस्तों, जो लॉर्ड स्टैनली है, इसके बारे में बता दूं कि भारत की शासन व्यवस्था अपने हाथों में लेने के पश्चात जो है, ब्रिटिश संसद ने भारत में सचिव के, किसका? सचिव के एक नए पद का सृजन होता है। और उस नए पद पर जो है किसकी नियुक्ति होती है? स्टैनली की। लॉर्ड स्टैनली की जो होती है उस पर नियुक्ति होती है सचिव के पद पर। और सबसे पहले लॉर्ड स्टैनली को इस पद पर नियुक्ति होती है और सन 1859 में, किसमें दोस्तों? याद रखिएगा सन को, सन 1859 में जो है लॉर्ड स्टैनली ने भारतीय शिक्षा के संबंध में ब्रिटिश नीतियों की आधिकारिक घोषणा की, जो कि कहलाया स्टैनली का आज्ञा पत्र। याद रखिएगा इतनी बातें लॉर्ड स्टैनली के आज्ञा पत्र के बारे में। ठीक है, आइए बात करते हैं और यह किसका समर्थन करता है लॉर्ड स्टैनली के आज्ञा पत्र? तो लॉर्ड स्टैनली के आज्ञा पत्र समर्थन करता है वुड के घोषणा पत्र की नीतियों का। इतनी बातें इस दोनों फैक्ट से याद रखिएगा। ठीक है, आगे देखेंगे क्या है। तीसरा फैक्ट देखिए, भारतीय शिक्षा आयोग यानी इंडियन एजुकेशन कमीशन की नियुक्ति कब हुई? तो 3 फरवरी 1882 में। 3 फरवरी 1882 में जो है भारतीय शिक्षा आयोग की नियुक्ति हुई थी। और भारतीय शिक्षा आयोग 1882 का अध्यक्ष कौन था? तो सर विलियम हंटर। सर विलियम हंटर जो था भारतीय शिक्षा आयोग का अध्यक्ष चुना गया। और देखिए, इसमें जो है, जो सर विलियम हंटर हैं, ठीक है, इन्हीं के नाम पर जो है भारतीय शिक्षा आयोग का नाम जो है हंटर आयोग के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिएगा, भारतीय शिक्षा आयोग के को ही हंटर आयोग के नाम से जानते हैं, जो कि इसकी नियुक्ति हुई थी 3 फरवरी 1882 में। इसलिए इसे कहा जाता है हंटर आयोग 1882। कुछ नोट्स दिया गया है, उसको पढ़ लेते हैं। देखिए, हंटर आयोग की जो नियुक्ति है गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन, जो कि एक बहुत बड़ा शिक्षाविद था, के कार्यकाल में हुई। तो जो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन था उसी के कार्यकाल में जो है हंटर कमीशन की नियुक्ति हुई थी। और इसमें जो है कुल सदस्य 22 थे। कितने सदस्य थे दोस्तों हंटर कमीशन में? कुल 22 सदस्य थे। एक अध्यक्ष था, एक सचिव था। अध्यक्ष जो है सर विलियम हंटर थे, आपको पता ही है, और 20 अतिरिक्त सदस्य थे। और देखिए, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि जो ये हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी उसमें जो है भारतीयों की संख्या भी थी, 7 भारतीयों की संख्या थी। पूछ दे अगर कोई प्रश्न में कि हंटर कमीशन में भारतीयों की संख्या कितनी थी, तो 7 भारतीय सदस्य थे हंटर कमीशन में। याद रखिएगा इतनी बातें इस पॉइंट से। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या है। हंटर आयोग की नियुक्ति का प्रमुख कार्य क्या था या प्रमुख उद्देश्य क्या था हंटर कमीशन का? तो देखिए, वुड डिस्पैच के बाद यानी 1854 के बाद देश में शिक्षा के क्षेत्र में हुई प्रगति का मूल्यांकन करना था। कहने का तात्पर्य यह है दोस्तों, जो हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी उसका प्रमुख कार्य ये था कि जो 1854 के बाद जब वुड डिस्पैच की घोषणा हुई थी उसके बाद से लेकर के 1882 ईस्वी तक
शिक्षा की क्या प्रगति रही, कितना शिक्षा जो है विकास की ओर बढ़ा, इस सभी का मूल्यांकन जो है करने के लिए जो हंटर आयोग की नियुक्ति हुई थी। नेक्स्ट देखेंगे क्या है आपका सिक्स पॉइंट है, हंटर आयोग के मुख्य सुझाव किससे संबंधित थे। तो दोस्तों हंटर आयोग के जो मुख्य सुझाव थे वह थे प्राथमिक शिक्षा तथा माध्यमिक शिक्षा से संबंधित थे। किससे संबंधित थे दोस्तों, जो हंटर आयोग का मुख्य सुझाव था, अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि हंटर आयोग का प्रमुख रूप सुझाव किससे संबंधित था, तो आपका आंसर होगा प्राथमिक शिक्षा और माध्यमिक शिक्षा से। और इन्होंने एक और शिक्षा पर बल दिया था, स्त्री शिक्षा के बल पर भी जो है हंटर कमीशन ने प्रमुखता से आवाज उठाई थी। आइए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपके सामने, हंटर आयोग की सिफारिशों के लागू होने के बाद कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। तो दोस्तों जब हंटर आयोग की सिफारिशों को लागू कर दिया गया तो उसको तत्कालीन प्रभाव में लाते हुए पंजाब विश्वविद्यालय का गठन किया गया। किसका किया गया, पंजाब विश्वविद्यालय का 1882 ईस्वी में ही पंजाब विश्वविद्यालय का गठन किया गया। ठीक जो है 5 साल के बाद 5वें साल में इलाहाबाद विश्वविद्यालय यानी जो है 1887 ईस्वी में 1887 ईस्वी में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना होती है। हंटर आयोग का प्रभाव का ही कारण था इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। प्रश्न ये भी बनता है कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना कब हुई थी, तो सन 1887 ईस्वी में हुई थी। किसकी सिफारिश पर हुई थी, तो हंटर आयोग की सिफारिशों पर जो है पंजाब विश्वविद्यालय और इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अब आते हैं हम शिमला सम्मेलन पे। शिमला सम्मेलन के अंतर्गत देखा जाएगा कुछ फैक्ट जो है इंपॉर्टेंट है। देखिए शिमला सम्मेलन कब हुआ, तो शिमला सम्मेलन जो है हुआ था सितंबर 1991 में। कब हुआ था दोस्तों, सितंबर 1991 में है जो शिमला सम्मेलन हुआ था। बात करेंगे नेक्स्ट फैक्ट की, शिमला सम्मेलन किससे संबंधित है, तो याद रखिएगा शिमला सम्मेलन जो संबंधित था शिक्षा से, एजुकेशन से का संबंधित था। किससे संबंधित था दोस्तों शिमला सम्मेलन एजुकेशन शिक्षा से संबंधित था। आइए बात करते हैं नेक्स्ट फैक्ट की, शिमला सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की थी, तो शिमला सम्मेलन की अध्यक्षता किया था भारतीय गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने। किसकी अध्यक्षता में हुआ था, तो लॉर्ड कर्जन की अध्यक्षता में जो है शिमला सम्मेलन का आयोजन हुआ था। आइए जानते हैं शिमला सम्मेलन से संबंधित इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में। देखिए पहला फैक्ट ये है कि शिमला सम्मेलन को शिमला शिक्षा सम्मेलन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कि इस सम्मेलन में कुल 150, याद रखिएगा दोस्तों, शिमला सम्मेलन में जो है टोटल 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। कितने प्रस्ताव पारित हुए थे, 150 प्रस्ताव पारित हुए थे। और नेक्स्ट फैक्ट क्या है, इस सम्मेलन में किसी भी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था। जी हाँ दोस्तों, जो शिमला सम्मेलन था उस सम्मेलन में किसी भी भारतीय को जो है इनवाइट नहीं किया गया था, किसी को भी शामिल नहीं किया गया था शिमला सम्मेलन में। क्वेश्चन यहाँ पे बन जाता है कि क्या भारतीय जो शिमला सम्मेलन था उसमें भारतीय शामिल थे, नहीं दोस्तों, भारतीय शामिल नहीं थे। इसीलिए जो है इसका पुरजोर पूरे भारत में इस सम्मेलन का विरोध हुआ था। आइए देखते हैं नेक्स्ट फैक्ट क्या है, इस शिक्षा सम्मेलन में कुल कितने जो शिक्षा सम्मेलन चला था कुल कितने दिनों तक चला था, तो यह जो शिमला सम्मेलन था वह चला था कुल 15 दिनों तक। कितने दिनों तक चला था दोस्तों, 15 दिनों तक। दोस्तों ये था जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है हंटर आयोग से संबंधित, स्टैनली के आज्ञा पत्र से संबंधित और शिमला सम्मेलन से संबंधित। ठीक है, तो दोस्तों देखिए कुछ याद रखिएगा, सन को स्टैनली का आज्ञा पत्र 1859 से संबंधित है, हंटर आयोग 1882 से संबंधित है और शिमला सम्मेलन संबंधित है 1901 में। दोस्तों 1901 में जो है शिमला सम्मेलन हुआ था, हंटर आयोग कमीशन की नियुक्ति 1882 में हुई थी, स्टैनली का आज्ञा पत्र आया था 1859 में। इतनी बातें याद रखिएगा। ठीक है, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।